तो अब हम लोग ख़ास तौर पे 8 और 10th का ज्योग्राफी, ये दोनों में है आपका वन एवं वन्य प्राणी संसाधन या वनस्पतिक संसाधन। इस चैप्टर को हम आगे रिवाइज करते हैं। सबसे पहले वन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं और दूसरा वो वन जिसको मानव लगाता है। तो प्राकृतिक रूप से वन होते हैं वो किसी भी क्रम में उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्राकृतिक वन हम कहते किसको हैं? तो किसी बड़े भूभाग पर प्राकृतिक रूप से स्वतः विकसित पेड़ पौधे एवं झाड़ियों के समूह को वन कहते हैं। मतलब अपने आप उग गया है, उसमें कोई मानव का हस्तक्षेप नहीं है। तो जंगलों में जो पेड़ पौधे उगते रहते हैं उसके लिए कोई जाके गुठली नहीं रोपता है, बल्कि वो अपने अपने उगते रहते हैं। तो ऐसे वनों को हम प्राकृतिक वन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट कीवर्ड हुआ प्राकृतिक वन, तो वो आप लिखते चलें। ठीक है। भारत में 2001 में, कब? 2001 में 19.27%, कितना प्रतिशत? 19.27, मतलब लगभग 20% से थोड़ा कम, यानी 20% के आसपास भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था। भारत का वनीय विस्तार कितना था 2001 में? अब तो ये काफ़ी कम हो गया होगा, और कम हो गया होगा। जबकि बिहार में मात्र 7.1%, जबकि रहना ये कितना परसेंट चाहिए? 33% चाहिए अच्छे वातावरण के लिए। और है कितना परसेंट? भारत में है मात्र 19.27% और बिहार में कितना है? 7.1%। ये दोनों आंकड़ा में से कोई आंकड़ा पूछता है कि भारत में वन का प्रतिशत मात्रा कितना है, तो 19.27%, और बिहार में वनों का प्रतिशत मात्रा कितना है, तो 7.1%। रहना कितना चाहिए अच्छे पर्यावरण में? तो 33% रहना चाहिए। अब है वन के प्रकार प्रकाशीय दृष्टि से। तो प्रकाशीय दृष्टि से वनों के 3 प्रकार के कह सकते हैं। पहला आरक्षित वन, या जिसको हम सुरक्षित वन भी कहते हैं, यानी प्रकाशीय दृष्टि से आरक्षित या सुरक्षित वन। वन के प्रकार, तो आरक्षित वन में क्या है? पशुचारण या खेती करना वर्जित होता है। आप वहाँ ना पशुओं को ले जा सकते हैं क्योंकि वहाँ जंगली जंतुओं को रहने के लिए छोड़ा गया है। तो उस क्षेत्र में ना आप पशुओं को चराने ले जा सकते हैं, ना ही आप जाके खेती कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कौन विचरण कर रहे होंगे? जंगली पशु, मांसाहारी खूंखार जंतुएं होंगे, जो कि आपको पशुपालन में भी हानि पहुँचाएंगे या आप उनको हानि पहुँचा सकते हैं। ठीक। डर से रक्षित वन, दूसरा क्या है? रक्षित वन, या इसको बोलते हैं संरक्षित वन। देखिए, आरक्षित वन मतलब सुरक्षित वन, आरक्षित वन मतलब सुरक्षित वन, और रक्षित वन मतलब संरक्षित वन। संरक्षित मतलब जिसको संरक्षा कोई करे। तो लाइसेंस प्राप्त लोग लकड़ी काट सकते हैं, जिनको लाइसेंस प्राप्त है कि यहाँ से आप लकड़ी काट सकते हैं, वहीं लकड़ी काट सकते हैं। आरक्षित वन में तो कोई लकड़ी उकड़ी भी नहीं काट सकता है, परंतु रक्षित वन में कोई लकड़ी काट सकता है। अवर्गीकृत वन, वे वन जो लकड़ी काटने या पशु चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उसके लिए कोई नियम कानून लगाया नहीं गया है। वन के प्रकार और घनत्व के आधार पे वनों को हम 5 टुकड़े में बांटेंगे। कितने टुकड़े में? 5 टुकड़े में। एक अत्यंत सघन वन, जो कि भारत में मात्र 1.66%, लगभग 2% ही है। अत्यंत सघन मतलब जहाँ पे प्रकाश भी शायद ही नीचे आता होगा धरती पे, यानी पूरा के पूरा जंगल ही जंगल है पूरी तरह से। दूसरा है सघन वन। सघन वन मतलब वहाँ पे भी पेड़ पौधे काफ़ी मात्रा में हैं, और ये 3% है, यानी अत्यंत सघन वन 2%, सघन वन 3%। खुले वन, खुला वन मतलब जहाँ पे प्रकाश की रोशनी पहुँच जाती है, सूर्य की रोशनी पहुँच जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? खुले वन। और ये कितना है? 7.12%। कितना परसेंट? 7.12%। कैसे वन है? खुले वन है। झाड़ियों एवं अन्य प्रकार के वन, तो ये कितने हैं? 8.68% है। झाड़ियों मतलब कोई जंगल में क्या है, खाली घास वाला झाड़ी है, तो वो कितना परसेंट है? 8.86% है। वहीं एक और टाइप का वन है जहाँ पे स्पेशल टाइप का वृक्ष पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं मैग्राव वन। कौन सा वन? मैग्राव वन, जो कितना परसेंट है? 0.14, मतलब बहुत कम मात्रा में तटीय इलाकों में कुछ जगहों पे ये मिलता है। अब है जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब क्या? कि अलग अलग प्रकार के जीव जो हमारे आसपास में रहते हैं, उस सारे के समूह को हम जैव विविधता के अंतर्गत रखेंगे। जैसे पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवों की विविधता, यानी जीवों में विविधता की जैव विविधता कहा जाता है। जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव तथा बड़े जीव भी शामिल हैं।
आप जैव विविधता का एक प्रत्यक्ष उदाहरण संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना में है, तो पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब वहाँ हर एक प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी आपको मिलेंगे। चरक का संबंध भारत से है। चरक एक जीव वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीवों के अध्ययन बहुत ज़्यादा किया। तो चरक का संबंध कहाँ से है? भारत से। भारत के 68 करोड़ हेक्टेयर, कितना? 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, वह 11.22% पे वन है। और वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में 20.55% भौगोलिक क्षेत्र पे, वहीं हम बोल रहे थे कि 20 के आसपास है, या तो 19 पॉइंट कुछ है या तो 20 पॉइंट कुछ है, उसी के आसपास भौगोलिक क्षेत्र पर वन विस्तार है। आगे है कि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए किसी क्षेत्र में कम से कम 33% वन होना चाहिए। ये बहुत बार पूछता है कि संतुलित पर्यावरण के लिए कितना प्रतिशत पे जंगल रहना चाहिए, तो कितने प्रतिशत पे? 33% पे जंगल रहना जरूरी है। वन संरक्षण वन एवं वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए वन संरक्षण आवश्यक है, जिससे क्या हो सके? वन्य जीवों की संरक्षण हो सके, तो उसके लिए नियम कानून बनाना जरूरी है। अब देखें कि वन विनाश के कारण क्या हैं, किस कारण से वन क्या हो रहे हैं? विनाश हो रहे हैं। मतलब हमारी जो 33% रहनी चाहिए थे वो 20% पे, और बिहार में तो और कम है, मात्र 10% के आसपास, यानी 7% पे आ चुका है। वन विनाश के कारण है स्थानांतरित कृषि। लोग क्या करते हैं? पहाड़ी इलाकों में एक जगह जंगल साफ करते हैं, फिर वहाँ खेती करते हैं। जब वहाँ उपजाऊ भूमि नहीं रहता है तो क्या होता है कि वहाँ से हट के फिर दूसरे जगह का जंगल साफ करते हैं, फिर वहाँ करते हैं। तो ये जो स्थानांतरित कृषि है, मतलब बदल बदल के जो लोग खेती करते हैं जंगली इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, इससे भी जंगल का सफाया हो रहा है। दूसरा है खनन कार्य। कहीं भी हमें मिलता है कि नीचे कोयला मिल गया, तो हम क्या करते हैं? वहाँ पूरे जगह को खत देते हैं। कहीं लोहा मिल गया, कहीं कुछ और मिल गया, तो उस खनन कार्य में भी, या नदी बनाना है, नहर बनाना है, तो उन सब में क्या करते हैं? नहर बनाना है, तो उसमें क्या करते हैं? हम कहीं कहीं जगहों को, बहुत जगह के वृक्षों का विनाश कर देते हैं। सिंपल चौड़ीकरण, सड़क को चौड़ी करने के चक्कर में हम सड़क के दोनों जो किनारे पेड़ लगे थे सबको ख़त्म कर दिए। तो ये सब क्या है? वन विनाश के कारण है। आगे है बड़ी विकास परियोजनाएं। जैसे बड़ा बड़ा रोड बनाना है, 6 लाइन 4 लाइन के रोड बनाना है, तो वो क्या करेगा? बीच में जितना पेड़ आएगा सबको काटते चला जाएगा, जितना जंगल आएगा सबको काटते चला जाएगा। तो उस एरिए में जैसे रेलवे लाइन बनाना है, स्कूल बनाना है, तो उन सभी जगहों के लिए क्या करता है? खेत ही बनाना है, इंडस्ट्री लगाना है, तो हम क्या करते हैं? सारे जगह के जंगल को साफ कर देते हैं। औद्योगिक विकास, मतलब औद्योगिक विकास होने के कारण भी हम जंगलों को, पेड़ों को काटते जा रहे हैं। नगरीकरण, अब नगर में पेड़ तो इक्का दुक्का मिलता है, क्योंकि सभी जगह तो बड़का बड़का बिल्डिंग बन चुका है, बड़े बड़े मॉल बन चुके हैं, कहीं पेड़ लगाने की जगह ही नहीं है। तो क्या है कि वो सारे जगहों पे ऑक्सीजन की तो हमें ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, परंतु वहाँ पेड़ कम है, यानी ऑक्सीजन कम है। ठीक, तो वनों का विनाश हमारे लिए भी हानिकारक होते जा रहा है। पशुचारण एवं लकड़ियों का बढ़ता उपयोग। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो लोभी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? अभी पेड़ सही से बढ़ा भी नहीं है, वृद्धि भी नहीं किया है, और वो लोभ में क्या करते हैं? अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते रहते हैं। 10,000 में, 5,000 में पेड़ को बेचते या खरीदते रहते हैं, और इस कंडीशंस में क्या होता है? वनों का विनाश होता है, उनके लोभ के कारण भी। अन्य विकास कार्य, और भी बहुत सारे विकास कार्य हैं, जैसे बिजली प्लांट लगाना है या कोई और भी प्लांट लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जंगलों को साफ कर देते हैं। तो वन विनाश के क्या है? स्थानांतरित कृषि, खनन कार्य, बड़े विकास परियोजनाएं, औद्योगिक विकास, नगरीकरण, पशुचारण और अन्य विकास की कार्यक्रमों के द्वारा वनों का विनाश हो रहा है। अब जंगल खत्म हो जाएगा तो जंगली जीव खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जंगल से जैसे ही बाहर आएगा, जैसे बाघ अगर शहरों में घुस गया तो क्या होगा? या तो हम बाघ को मार देंगे या तो बाघ हमको मार देगा। तो चूंकि बाघ उतना बुद्धि वाला तो है नहीं, ठीक, तो हम क्या करेंगे? बाघ को मार देंगे, चाहे जैसे मारे। तो इससे क्या होगा? वन के जीवों का भी, वनों के विनाश होने से वन के जीव भी विनाश हो रहे हैं। तो वन जीवों के ह्रास का कारण क्या है? तो प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण,
मतलब लोग क्या कर रहे हैं, जंगल में जा जा के अपना घर बना रहे हैं, तो जंगली जीव जाएगा कहाँ, सगरों तो शहरे बना देगा। तो इस कंडीशंस में क्या हो रहा है कि प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, मतलब हम लोग गुफाओं को भी क्या कर रहे हैं, वहाँ मंदिर बना देते हैं, मस्जिद बना देते हैं। तो जो जीव जंतु गुफाओं में रहते हैं, जैसे हम लोग को पता है कि वो क्या रहता है, बाघ गुफाओं में रहता है, परंतु गुफा ही को भी अगर हम जाके क्या कर लें, अति कर लें, उस पर अपना कब्जा जमा लें, जैसे कोई किसी को मंदिर बना दिया, किसी को अपना दुकान खोल दिया, कोई वहाँ रहने लगा, तो अब बाघ कहाँ रहेगा। ठीक, तो इस हिसाब से प्राकृतिक आवासों पे जो हमने अतिक्रमण कर लिया है, उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, इस कारण से भी वन्य जीव क्या हो रहे हैं, हरास हो रहे हैं, कमते जा रहे हैं। दूसरा है प्रदूषण की समस्या। बहुत सारे जीव हमारे प्रदूषण के कारण, हमारे रेडिएशन के कारण पक्षियाँ मर रही है, हमारे बिजली विभाग के कारण, बिजली के तारों के कारण पक्षियाँ मर रही है, हमारे मोबाइल यंत्र के कारण पक्षियाँ मर रही है। तो अगर देखें तो बहुत सारा प्रदूषण के कारण भी बहुत सारे जीव जंतु नष्ट होते जा रहे हैं। वन विनाश, बहुत सारे तो जानबूझ के वन को काट रहे हैं, और आर्थिक लाभ हेतु अवैध शिकार। ठीक है, तो वन विनाश के कारण भी जीव जंतु क्या हो रहा है, और अवैध शिकार, जैसे हाथी का दांत बहुत महंगा बिकता है, इस चक्कर में हम हाथी को मार देते हैं और उसका दांत को काट छाट के बेचते हैं, उसका चमड़ी बेचते हैं, उसका हड्डी बेचते हैं। ठीक, तो उसका हम क्या करते हैं, उसका तस्करी करते हैं, उसको तस्करी करना कहते हैं। तो इस प्रकार के चीज़ों के कारण क्या हो रहा है, वनों के जीव जंतु जो हैं वो विनाश के कगार पे हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कैंसर रोग के उपचार के लिए याद रखें, कैंसर रोग का उपचार हिमालयन यब नामक पौधे के उपयोगी है। कौन सा पौधा, हिमालयन यब। हिमालय के में एक यब नाम का पौधा होता है, वो कैंसर का बीमारी ठीक करता है। आगे क्या है, चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन कहाँ चला गया, तो उत्तराखंड के पर्वतीय जिला टेहरी गढ़वाल, ये आपसे पूछा जाएगा, टेहरी गढ़वाल नामक स्थान पे वन को काटने से बचाने के लिए जनजातियों द्वारा चिपक कर, पेड़ों में चिपक कर आंदोलन किया गया, जिसको हम आज क्या कहते हैं, चिपको आंदोलन कहते हैं। और ये चिपको आंदोलन कौन चलाया था, सुंदरलाल बहुगुणा। कौन, सुंदरलाल बहुगुणा। कहाँ चलाया गया था, टिहरी गढ़वाल, जो कहाँ है, उत्तराखंड में। आगे है लुप्त होने वाले पशु, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सर वाला बत्तख, डोडा पक्षी, ये सब लुप्त हो चुका है। ठीक है, उसके बाद है संकटग्रस्त पशु, मतलब जिसको लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है कि वो फिर दुनिया में एको को नहीं बचेगा, तो वो कौन है, काला हिरन। ठीक, संगाई, ये सब वो जंतु हैं जो ख़त्म होने के कगार पे हैं, और बहुत सारा तो ख़त्म हो गया, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सर वाला बत्तख, डोडा पक्षी, ये सब ख़त्म हो गया, ये विलुप्त हो गया। ठीक है, संकटग्रस्त पशु में ये सब है, ये सब का भी हम शिकार कर रहे हैं, और इस कारण से क्या हो रहा है। आगे बढ़, वन प्राणियों के संरक्षण हेतु किए गए उपाय। सरकार ने इसकी ओर ध्यान भी दिया है और कुछ उपाय भी किए हैं। जैसे पहला उपाय किया गया है राष्ट्रीय उद्यान का विकास, जिसकी कुल संख्या कितनी है, 85 है। राष्ट्रीय उद्यान, जैसे संजय गांधी जैविक उद्यान, तो इस टाइप का देश में अलग अलग जगह पे उद्यान बनाया गया है, जहाँ पे क्या रहते हैं, जानवर रहते हैं। तो हम लोग राष्ट्रीय उद्यान। अभयारण्य, अभयारण्य का मतलब उनको प्राकृतिक आवास जैसा देने की कोशिश की गई है, और वो उनकी संख्या कुल कितना है, 448। यानी भारत में अभयारण्यों की संख्या कितनी है, 448। और राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, उद्यान की संख्या है 85, और अभयारण्य की संख्या कितनी है, 448। कानून का निर्माण, कानून भी बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, मतलब किसी भी देश में जो विलुप्त प्राय है उसमें से किसी को आप शिकार नहीं कर सकते, तो ऐसा नियम बनाया गया है। राष्ट्रीय संविधान की धारा के द्वारा वन्य जीव संरक्षण पर बल, और जैव मंडल का विकास, कुल संख्या कितना है, 14 है। जैव मंडल की कुल संख्या कितना है, 14। तो आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर आपका है खनिज संसाधन। अब खनिज क्या होता है, इसको संसाधन के रूप में, संसाधन का मतलब जो हमारे उपयोग में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज किसको कहते हैं, तो जो खन के निकाला जाए, किसको खन के, धरती को खन के जो निकाला जाता है वो सारे के सारे क्या हैं, खनिज हैं। तो खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थों को कहा जाता है। जो क्या होता है, जैसे लोहा का खनिज, एल्युमिनियम का खनिज, तो ये सब क्या होगा, उसमें लोहा ज़्यादा मात्रा में होगा, लोहा का रासायनिक परमाणु होगा। एल्युमिनियम के खनिज में एल्युमिनियम के परमाणु होंगे। लगभग 2000 से अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है। कितने खनिज की पहचान हो चुकी है, 2000 खनिज के बारे में हम लोग जानते हैं। और भारत में लगभग कितना पाया जाता है, 100 गो।
भारत में 2000 में कै गो पाया जाता है? 100 गो पाया जाता है भारत में, बाकी जो 1900 है वो भारत में पाया ही नहीं जाता है। आगे खनिजों के प्रकार, तो धात्विक खनिज, पहला क्या है? धात्विक खनिज, तो जिसमें धातुओं वाला गुण हो, और अधात्विक खनिज जिसमें अधातुओं वाला गुण हो। तो धात्विक खनिज भी दो टाइप का, लौह खनिज और अलौह खनिज। लौह खनिज जैसे लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, ये सब में लोहा वाला गुण होता है, मतलब ये चुंबक से खींचा जाता है, इसको बोलते हैं लौह खनिज। और जो चुंबक से खींचा नहीं जाएगा उसको बोलेंगे अलौह खनिज, जैसे सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये सब क्या हो गया? अलौह खनिज हो गया। उसके अलावा कार्बनिक ये ईंधन, मतलब अधात्विक खनिज में देखें तो कार्बनिक जैसे ईंधन खनिज हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है? ये सब के सब अधात्विक खनिज है। उसके अलावा अकार्बनिक खनिज जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट, ये सब अकार्बनिक खनिज के तौर पे माना जाएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हुआ खनिजों का वितरण। क्या है? खनिजों का वितरण, कि ये खनिज किस किस जगह पे। तो आपको इसके लिए सबसे पहले तो भारत का नक्शा देखते रहना चाहिए जब ये पढ़े, कि कहाँ पे कौन सा चीज़ ज़्यादा पाया जाता है, किस बेल्ट में, ठीक है, किस राज्य में। तो वो राज्य कहीं एक जगह तो नहीं है। अगर एक जगह होगा तो ज़रा सोचो, हमने तो ऊपर से बता दिया कि यहाँ से यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ पंजाब है, यहाँ से यहाँ उड़ीसा है, यहाँ से यहाँ बिहार है, परंतु अंदर तो सब मिला हुआ है, वो तो हमने तय कर दिया। तो अंदर क्या हो सकता है? कोयला हो सकता है, कि कोयला जितना क्षेत्र में होगा बहुत मात्रा में, उसमें क्या होगा कि कोयला अगर बहुत क्षेत्र में है तो कुछ हिस्सा झारखंड में पड़ता होगा, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में पड़ता होगा, कुछ हिस्सा उड़ीसा में पड़ता होगा, मतलब वहाँ के इर्द गिर्द क्या है? कोयला है। तो उन सारे राज्यों में कोयला मिलेगा। समझ में आया? तो उसी टाइप से उत्तर पूर्वी पठार, जिसको छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्व आंध्र प्रदेश, यहाँ पे लौह खनिज, लौह मिलते हैं, मैग्नीज मिलते हैं, अभ्रक मिलते हैं, बॉक्साइट मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं वो चीज़? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी आंध्र प्रदेश। अब गौर से देखो तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ एक ही जगह है, मतलब वहाँ पे लौह खनिज है। उसके बाद आंध्र प्रदेश भी उसके थोड़ा सा नीचे है, मतलब इधर की ओर क्या है? आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना बन गया, ठीक है, परंतु क्या है? वहीं पे मतलब एक ही जगह पे लौह खनिज की अधिकता है। कहाँ कहाँ? उड़ीसा। अब उड़ीसा को मैप में देखोगे तो तुमको आसानी से पता चल जाएगा, उड़ीसा और क्या है? छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये तीनों एक जगह है, मतलब वहाँ पे कोई ना कोई अंदर चट्टान है जो तीनों राज्य में है, और वो किसका चट्टान है? लोहे का चट्टान है। तो इस हिसाब से अपना दिमाग लगाओ ज्योग्राफी में। आगे कहता है दक्षिणी पठारी, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब तुम गौर से देखो, कर्नाटक तमिलनाडु दोनों एक के जगह है, एक दूसरे से जुड़ल है कहीं ना कहीं। कर्नाटक और तमिलनाडु है ना जुड़ा हुआ, तो कोई चीज़ दोनों जगह पाया जा रहा है, इसका मतलब एक अंदर में ऐसा चट्टान है जो कुछ हिस्सा कर्नाटक में है और कुछ हिस्सा तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु वाला हिस्सा तरफ से कौन निकाल रहा है? तमिलनाडु वाला निकाल रहा है उस खनिज को, और कर्नाटक वाला की तरफ से कर्नाटक वाला निकाल रहा है। तो इस हिसाब से तो वहाँ क्या पाया जाता है? लोहा, मैग्नीज और बॉक्साइट पाया जाता है। और वैसे उत्तर पश्चिम प्रदेश खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली तक चांदी, सीसा और जस्ता पाया जाता है। अब हम एक एक करके एक एक तत्व के बारे में जो हमारे लिए उपयोगी है, खास तौर पे लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, जो बहु मात्रा में इंडिया में पाए जाते हैं, तो उनको एक एक करके देखते हैं। तो लोहे का खनिज, ये आपसे पूछा जाता है कि लोहे के खनिज का या लोहे के अयस्क का नाम बताएं, तो याद रखें हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ये चार गो जो है इससे लोहा निकलता है, खन के निकालते हैं, परंतु इससे लोहा, इसको साफ करके क्या बनता है? लोहा बनता है। तो लोहा किन किन चीज़ों से बनता है? हेमाटाइट से, मैग्नेटाइट से, लिमोनाइट से और सीडेराइट से। इसका कुल भंडारण अपने देश में 1427.1 लाख टन है। अपने देश में कितना लोहा है? 1427 लाख टन लोहा है। अब इसको तुम जिस रूप में यूज करो, क्योंकि अगर ये यूज सही से नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? लोहा एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। अब है ये कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में है? तो सबसे ज़्यादा लोहा कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ है? कर्नाटक में। वो 25% लोहा, अगर मान लो कि 10 किलो लोहा में 2.5 किलो लोहा कर्नाटक से निकलता है, ठीक है। और कर्नाटक के कौन कौन सा जगह से? तो बल्लारी, संदूर, ये 2 जगह है जहाँ से लोहा निकाला जाता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से 20%, छत्तीसगढ़ से 20%, मतलब 10 किलो में 2 किलो
कहाँ से निकलता है? छत्तीसगढ़ से निकलता है। और छत्तीसगढ़ के कहाँ कहाँ कौन कौन जगह से निकलता है? तो दंतेवाड़ा, दुर्ग, रायगढ़ और बिलासपुर, इतने जगह से क्या निकलते हैं? लोहा निकलते हैं। आगे उड़ीसा, उड़ीसा से 19% लोहा, छत्तीसगढ़ से 20%, उड़ीसा से लगभग 19%। गुरु महिसानी, बादाम और पहाड़, बादाम पहाड़ मतलब उड़ीसा में एक बादाम पहाड़ है जहाँ से लोहा निकाला जाता है। अब याद रखना, बादाम पहाड़ में लोहा पाया जाता है, वो लौह अयस्क का पहाड़ है। ठीक, ओकरा भले नाम रख दिया है बादाम पहाड़, परंतु बादाम के नहीं है, वह है लोहा के पहाड़। ठीक है, ठीक। आगे हुआ झारखंड, झारखंड से 15%, कितना परसेंट? 15%। और ये पूरब और पश्चिम में सिंह भूमि, पलामू और धनबाद, ये 3 जगह पे निकलता है क्या? लोहा निकलता है। अन्य भी राज्य हैं जहाँ कुछ मात्रा में निकलता है, जैसे महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, यहाँ पे भी लोहा निकलता है। तो आपको क्या करना है कि ये सारे राज्यों को इंगित कर लेना है कि लौह अयस्क कहाँ कहाँ निकलता है। उसके बाद आगे मैग्नीज, कौन सा? मैग्नीज। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, मतलब मैग्नीज भारत में तीसरा नंबर पे उत्पादन करता है, यानी अच्छा खासा भारत के पास है। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो बैटरी में, पेंट बनाने में और कीटनाशक बनाने में, ये 3 जगहों पे बैटरी का उपयोग मूल रूप से होता है, और भी जगहों पे होता है। इसका कितना भंडारण है? तो इसका भंडारण है 1670 लाख टन, मतलब हमारे पास मैग्नीज अच्छा खासा है, लोहा से ज़्यादा मैग्नीज है। ठीक है, ये अलग बात है कि हम लोग लोहा का ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि मैग्नीज का उतना उपयोग करना हम जानते नहीं हैं। वितरण, तो इसका सबसे ज़्यादा वितरण, मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ से मैग्नीज मिलता है वो है ओडिशा। कहाँ से मिलता है? 37% ओडिशा से मिलता है। ठीक है, और सुंदरगढ़ और कालाहारी, ये 2 जगह के नाम है जो ओडिशा में है, और यहाँ से क्या मिलता है? कालाहारी से मैग्नीज मिलता है। मतलब कालाहारी किसका है? मैग्नीज का। मैग्नीज का बना हुआ कौन है? कालाहारी, ऐसे याद रखना, मैग्नीज का बना हुआ है कालाहारी, याद हो जाएगा। ठीक है, सुंदरगढ़, और जो बहुत सुंदर लगता है, ठीक, सुंदर तरीके से गढ़ा हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे क्या मिलता है? मैग्नीज मिलता है। मैग्नीज का कालाहारी जो सुंदर तरीके से गढ़ा हुआ है, मतलब मैग्नीज मिलता है कालाहारी में और सुंदरगढ़ में, देखा? तो इसको बोलते हैं मेमोनिक टेक्निक। इसका तुम आसानी से याद करने के लिए यूज कर सकते हो। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा में, ठीक है, मतलब मैग्नीज के भंडारा किया गया है। मैग्नीज के क्या किया गया है? भंडारा किया गया है। कहाँ किया गया है? नागपुर में मैग्नीज के भंडारा किया गया है। ठीक, तो 2 जगह है महाराष्ट्र में, नागपुर और भंडारा, ये दोनों जगह पे क्या होता है? मैग्नीज मिलता है, जहाँ से 25% मैग्नीज मिलता है। आगे मध्य प्रदेश में 21%, मध्य प्रदेश में जो बालाघाट और छिंदवाड़ा, बालाघाट और छिंदवाड़ा, ये 2 जगह पे क्या मिलता है? मैग्नीज मिलता है। आपको वो भारत के नक्शा में इंडिकेट करना है उन जगहों को, और ख़ास तौर पे वो इंडिकेट ऐसा नहीं कि वो फिक्स करने की ज़रूरत है। आपको बस करना क्या है कि मध्य प्रदेश वाला में जाके एगो बूंदा डालें और वहाँ से डैश दे के लिख दें क्या, कि बालाघाट और छिंदवाड़ा, मतलब बालाघाट और छिंदवाड़ा में क्या मिलता है? मैग्नीज। कितना परसेंट? 21%। तो इस टाइप से अगर प्रोजेक्ट वर्क आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। आगे कर्नाटक, कर्नाटक में शिमोगा और चित्रदुर्ग, कर्नाटक में शिमोगा और चित्रदुर्ग। तो कर्नाटक का शिमोगा और चित्रदुर्ग क्या होता है? शिमोगा और चित्रदुर्ग में क्या होता है? मैग्नीज पाया जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश से 6%, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, कुरप्पा, गंटूर, ये सभी जगह से मैग्नीज मिलता है। आगे बॉक्साइट, अलौह धातु, खास तौर पे एल्युमिनियम धातु निकाली जाती है। बॉक्साइट से क्या निकाली जाती है? एल्युमिनियम धातु। कभी कभी आपसे पूछता है एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? हेमाटाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट या बॉक्साइट? तो बॉक्साइट। ठीक है। उपयोग, इसका उपयोग कहाँ होता है? तो वायुयान और विद्युत बर्तन बनाने में, या सफ़ेद, जैसे एगो आप सुने होंगे अथी वाला कुकर, कौची वाला कहता है? इंडक्शन कुकर। ठीक है, तो वो किस चीज़ से बना हुआ रहता है? इसी एल्युमिनियम से बना हुआ रहता है, या कोई भी कुकर जो होता है ना वो इसी से बनाया जाता है। इसकी भंडारण हमारे पास है 3037 मीट्रिक टन। हमारे पास इसका ज़बरदस्त भंडारण है, 3037 मीट्रिक टन। और ये कहाँ है? कहाँ कहाँ से मिलता है? ओडिशा में मिलता है। अब गौर से देखो, ओडिशा में सभ्य मिलता है, चाहे कोई भी खनिज हो लगभग,
लगभग सब मिल रहा है। ओडिशा में 42%, कालाहारी से, बोलंगीर से और संभलपुर से, ये 3 जगह से क्या मिलता है? एल्युमिनियम मिलता है। गुजरात के जामनगर से, गुजरात के जामनगर एक शहर के नाम है, तो गुजरात के जामनगर से, कैरा से, ये 2 शहर है, मतलब 2 जगह है। इन दोनों जगह पे क्या मिलता है? दोनों जगह से हमें इन दोनों जगह से क्या मिलता है? एल्युमिनियम मिलता है। आगे महाराष्ट्र से 12%, कोलाबा और रत्नागिरी पहाड़ है, उस पहाड़ के में क्या है? एल्युमिनियम है। छत्तीसगढ़ से 6%, सरगुजा और रायगढ़, यहाँ से भी क्या मिलता है? और अन्य राज्य झारखंड और कर्नाटक से भी कुछ मात्रा में एल्युमिनियम मिलता है। सबसे आखिरी तांबा। अब तांबा क्या है? तो तांबा किस प्रकार का धातु है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये अलौह धातु है, क्योंकि ये मैग्नेट से आकर्षित नहीं होता है। इसका उपयोग क्या होता है? विद्युत बर्तन, मतलब विद्युत तार बनाने में, बर्तन बनाने में। इसका भंडारण कितना है? तो 125 करोड़ टन है हमारे पास। कितना है? 125 करोड़ टन है। वितरण या झारखंड पूर्व एवं पश्चिम सिंहभूमि, हजारीबाग, राजस्थान के खेतरी, सिंघाना, मेखला, मध्य प्रदेश के बालाघाट, छत्तीसगढ़ के दुर्ग, आंध्र प्रदेश के खम्मन गट्टूर और कर्नाटक के चित्रदुर्ग, शासन और चंद्रापुर ये मिलता है। आगे हुआ अत्यधिक खनिजों का वितरण, मतलब आध्यात्मिक खनिजों का वितरण। क्या आध्यात्मिक खनिज जो होता है हमारे आसपास में कहाँ किस रूप में है? तो या तो अभ्रक है या तो चूना पत्थर। तो अभ्रक कहाँ है? तो भारत विश्व में अभ्रक का अग्रणी देश है, मतलब सबसे ज़्यादा भारत में कौन मिलता है? अभ्रक मिलता है। बिहार में भी मिलता है। ठीक है। उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, विविध उपकरणों में मिट्टी के खिलौने बनाने में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। और बिहार के गया, मुंगेर, भागलपुर, ये 3 जगह पे मिलता है। अब तुम ये चीज़ जैसे ही बोले कि बिहार के यहाँ मिलता है, तो आपको क्या चाहिए? बिहार के उन जगहों पे फोकस करें। दूसरा है झारखंड के धनबाद, पलामू और रांची और सिंहभूमि, ये 4 जगहों पे क्या मिलता है? अभ्रक मिलता है। बिहार झारखंड भारत का 80% अभ्रक, कितना अभ्रक? 80% अभ्रक कहाँ से मिलता है? बिहार और झारखंड से। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में भी अभ्रक मिलता है, और राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर, ये सब जगह पे भी अभ्रक मिलता है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका भारतीय अभ्रक का प्रमुख आयातक है, मतलब ये खरीदता है। सबसे ज़्यादा कौन खरीदता है? अमेरिका खरीदता है। किससे? हमसे। कौन सा चीज़? अभ्रक खरीदता है। आगे भंडारण चूना पत्थर के बारे में है। चूना पत्थर भंडारण हमारे पास 204 मीट्रिक टन है। कितना है? 204 मीट्रिक टन। उसके बाद उपयोग इसका कहाँ होता है? सीमेंट में, लौह इस्पात में, रसायन उद्योग में, उर्वरक, कागज एवं चीनी उद्योग में। अब वितरण कहाँ है? मध्य प्रदेश। देश का 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, देश का 35%। अन्य उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक आदि। अब आगे हम लोग बात करते हैं खनिजों का आर्थिक महत्व, कि खनिज हमें किस रूप में फ़ायदा दिलाते हैं। तो क्या है कि खनिज उद्योग की जननी कहलाती है, ये आपसे पूछा जाता है। उद्योगों की जननी कौन है? खनिज। ठीक है, उद्योगों की जननी खनिज। देश के आर्थिक विकास के लिए खनिज संपदा आवश्यक है, और विभिन्न उद्योग में कच्चे माल के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। खनिजों का संरक्षण अब कैसे किया जा सकता है? मतलब लोहा बचा के कैसे रख सकते हैं, एल्युमिनियम बचा के कैसे रख सकते हैं, तो ये चीज़ है। तो कहता है अनवीकरणीय संसाधन। क्या है? खनिज कैसा है? अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय का मतलब जो बार बार मिल रहा है, जैसे सूरज की रोशनी, ठीक है, जल, वायु, ये सब बार बार मिल रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा? नवीकरणीय। परंतु पेट्रोल एक बार जो मिल गया, एक बार जो गाड़ी में डला गया और जल गया, वो दोबारा मिलने वाला नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय का मतलब नया नया मिलते रहे, अनवीकरणीय का मतलब एक बार मिल गया काम खत्म। अतिशय दोहन के कारण खनिजों का अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि हमको जहाँ जो चीज़ मिलता है हम उसको पूरी तरह से दोहन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है? हमारा अस्तित्व क्या है? खतरे में। खनिज का अस्तित्व क्या है? खतरे में है। खनिज कैसे करें? खनिजों का दोहन पर नियंत्रण एवं विवेकपूर्ण उपयोग करके हम
तथा खनिजों के सस्ते विकल्प को खोजकर और खनिजों के संरक्षण के साथ साथ उनके प्रबंधन पर भी ध्यान देना चाहिए। और इस प्रकार से ये चैप्टर आपका